नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है हुकुम। ये लो निशा, तुमने जिस झुमके के लिए कहा था मैं ले आया। निशांत ने घर में घुसने के साथ कहा। अरे चुप करो जी, क्या बोले जा रहे हैं? मैंने कहाँ कोई झुमका लाने को कहा था। आप भी ना कुछ भी बोलते हैं। निशा ने थोड़ा झिझकते हुए कहा। अरे भैया, सबके सामने ही कह दिया। बेचारी अब सबके सामने थोड़ी ही ना कह पाएगी कि उसने झुमके मंगवाए थे। पीछे से निशांत की छोटी बहन पूजा ने कहा। ये क्या कह रही हो पूजा? ये झुमके असली नहीं हैं, नकली हैं। सच्चाई जान लिया करो। कुछ भी कहने से पहले निशा ने कहा। अच्छा भाभी, ये नकली हैं। फिर भैया कितने का है ये? मुझे दे दो, मैं पैसे आपको दे देती हूँ। पूजा ने कहा। भले ही ये नकली हैं, पर ये बहुत थोड़े हैं मार्केट में। मैंने 10 बार चक्कर लगाकर इसे पाया है। तो आपको अगर चाहिए तो जाकर खुद ले लीजिए दुकान से, मैं नहीं दूंगी इसे। निशा ने कहा। इस पर पूजा जोर का एक चाटा निशा को लगाकर कहती है। बस कीजिए भाभी, अब और कितना झूठ बोलेंगी आप? आपसे क्या शिकायत करना जब खुद का भाई ही पराया हो जाए। ये तू क्या कह रही है पूजा? तू कब आई और तूने अपने भाभी पर हाथ उठाया? तेरी इतनी हिम्मत? मेरे पैसे मैं जैसे चाहें वैसे खर्च करूं। तू कौन होती है बोलने वाली? निशांत ने कहा। मैं आप लोगों की कोई नहीं होती और ना कोई बनना चाहती हूँ, पर मैं अपने माता पिता की बेटी हूँ। उनकी फिक्र है मुझे। और अब आप लोगों का अत्याचार बहुत हो गया, जिसकी सजा वे खुद देंगे आपको। पूजा ने कहा। इतने में पीछे से पूजा की माँ सविता जी आ जाती हैं। तो पूजा उनसे कहती है, माँ, अब आप लोगों के सारे दुखों का हिसाब होगा। बहुत फ़ायदा उठा लिया इन्होंने आपकी लाचारी का। सबसे सुना करती थी कि आजकल हर रिश्ता बस स्वार्थ का है, पर अब जाना रिश्ता स्वार्थ का नहीं है। स्वार्थी हमारे सारे रिश्ते हैं। ये कहते हुए सविता जी अपने बीते हुए दिनों की याद में खो जाती हैं। सविता जी भाग भाग कर काम कर रही थी, क्योंकि निशांत की शादी है। सभी मेहमान कह रहे हैं, अरे बस भी करो, और कितना भागोगी, थोड़ी देर आराम भी कर लो। इस पर सविता जी इतरा कर कहती, अरे अब तो मेरे आराम करने के ही दिन आ रहे हैं। एक बार मेरी बहू आकर ये घर संभाल ले, फिर आराम ही तो करना है। शुरुआत के दिन तो काफ़ी अच्छे रहे, पर जैसे जैसे समय बीतता गया सविता जी को निशा की असलियत का पता चलता गया। एक दिन पापा जी कब तक यूं बैठे बैठे टीवी देखते रहेंगे? यह लीजिए थैला और बाजार जाकर सब्जियां ले आइए, निशा ने कहा। पर बहू, यह अब सब्जियां लेने नहीं जाते। जब से इनके दिल में समस्या आई है, इन्हें भीड़ में घबराहट होती है, इसलिए हम यहाँ बाहर ठेले से ही सब्जियां ले लेते हैं। सविता जी ने कहा। मम्मी जी, भीड़ में घबराहट किसे नहीं होती, पर इसलिए हम अगर घर में ही बैठ जाएं फिर तो हो गया। और बाहर ठेला वाला कितनी महंगी सब्जियां देता है। निशा ने कहा। बहू, हमारी उम्र हो गई है, हम इतनी भागा दौड़ी नहीं कर सकते, और निशांत के पास समय ही नहीं होता, इसलिए हम अपनी सहूलियत के हिसाब से सब कर लेते हैं। सविता जी ने कहा। देखिए मम्मी जी, अब यह इस घर के लिए कमा कर लाते हैं, वरना हम कहाँ से खाते। और ये कमाए भी, सब्जियां भी लाएं। इतना समय तो होता है आप लोगों के पास कि जाकर खाली बैठने से अच्छा है हमारा हाथ बटाएं। बेटा कमा रहा है तो महंगी सब्जियां लेकर उन्हें उड़ाने में बड़ा मज़ा आता होगा आप लोगों को, निशा ने कहा। ठीक है बहू, मैं अभी जाता हूँ। तुम मुझे एक लिस्ट बनाकर दे दो, मैं सारा सामान ले आता हूँ, अवधेश जी ने कहा। और मम्मी जी, आप जब तक पापा जी सब्जी लेकर आते हैं तब तक आप पूरे घर का झाड़ू पोछा कर लीजिए। फिर जब पापा जी आ जाएंगे तो खाना पका लीजिएगा, निशा ने कहा। ये तुम क्या कहे जा रही हो बहू?
झाड़ू पोछा के लिए शांता आती है हमारे घर, और तुम हमें सारा काम देकर क्या साबित करना चाहती हो? तुम हम पर हुक्म चला रही हो। सविता जी ने कहा, मम्मी जी, अब देखिए, इस घर में कमाने वाला एक है और खाने वाले कई सारे, तो फिर उस हिसाब से पैसों की भी बचत करनी पड़ेगी ना। अब आप लोगों को ही देख लीजिए, पूरे दिन बस बैठे ही रहते हैं। कुछ दिनों बाद फिर यह बीमारी वो बीमारी बताएंगे, फिर पैसे किसके खर्च होंगे? आपके बेटे के ही ना। उससे अच्छा अपना हाथ पांव चलाते रहिए, सारे कलपुर्जे भी अच्छे से काम करेंगे। इसलिए तो आप लोगों को ये सारे काम दे रही हूँ। यह मैं आप लोगों की भलाई के लिए ही कर रही हूँ, कोई हुक्म नहीं चला रही। और वैसे भी शांता को मैंने हमेशा के लिए छुट्टी दे दी है। जब इतने सारे लोग घर पर खाली बैठे हैं तो फिर उसे अलग पैसे क्यों देना? यह सारी बातें कहकर निशा वहाँ से चली जाती है। उसके बाद अवधेश जी कहते हैं, जाओ सविता, अभी कर लो काम, मैं भी सब्जियां लेकर आता हूँ। रात को निशांत के आने के बाद सारी बातें करते हैं। अवधेश जी जब सब्जियां लेकर आते हैं, वो गलती से चप्पल पहने ही घर के अंदर घुस जाते हैं, जिससे फर्श पर कीचड़ लग जाता है। ये क्या पापा जी, आपने पूरा घर गंदा कर दिया। बेचारी मम्मी जी ने अभी अभी पोछा लगाया था, उन्हें अब फिर से पोछा लगाना पड़ेगा। निशा ने कहा, फिर से पोछा लगाने की क्या ज़रूरत है? मैं अभी बस इसी जगह पर पोछा लगा देता हूँ, अवधेश जी ने कहा। फिर निशा मुस्कुराकर कहती है, पापा जी, आप यह गलती दोबारा ना दोहराएं, इसलिए मम्मी जी को फिर से पूरे घर का पोछा लगाना पड़ेगा, ताकि आपके दिमाग से यह बात कभी ना निकले। बस बहू, बहुत हो गया तुम्हारा। सोचा था निशांत से रात में बात करूंगा, पर लगता है अभी ही बात करनी पड़ेगी उससे। आखिर इन सब का समाधान तो निकालना ही पड़ेगा। अवधेश जी ने कहा, आप लोग को क्या लगता है वो क्या आप लोगों की तरह बेकार बैठे हैं? उन्हें हजार काम रहता है, रात में आएंगे तब बात कर लीजिएगा। अभी अपने काम पर ध्यान दीजिए तो बेहतर होगा, निशा ने कहा। निशा के इन सारी बातों को नज़रअंदाज कर अवधेश जी निशांत को फ़ोन लगाते हैं, पर निशांत फ़ोन नहीं उठाता। अब सविता जी और अवधेश जी के पास रात का इंतजार करने के अलावा और कोई चारा नहीं रहता। रात को निशांत जब आता है, सविता जी उससे कहती हैं, बेटा, लगता है बहू को कोई समस्या है, जरा इससे पूछ लो, हमें लगता है इसे हमसे कोई तकलीफ है। अवधेश जी ने कहा, पापा, इसे आप लोगों से नहीं, आप लोगों को इससे तकलीफ है। अरे, यह आप लोगों के बारे में कितना सोचती है। आप लोगों को तो खुश होना चाहिए कि आप लोगों को इतनी अच्छी बहू मिली। यहाँ उल्टा आप लोग इसकी शिकायत कर रहे हैं, निशांत ने कहा। बेटा, तुम जानते भी हो आज दिन में क्या हुआ? सविता जी ने कहा, हाँ, सब पता है मुझे। यही ना कि पापा बाजार से सब्जियाँ लेने गए थे। आपने झाड़ू पोछा किया, तो इसमें इतना बखेड़ा करने की क्या ज़रूरत? अपना ही तो घर है ना, तो अपने घर में काम करने में क्या दिक्कत? निशांत ने कहा। अब बेचारे वो और क्या ही बोलते, वो तो समझ चुके थे कि अब बेटा अपना ना रहा, फिर क्या था। उन लोगों की दुखों की शुरुआत भी हो गई। अब तो दिनों दिन निशा की मनमानी बढ़ती चली जा रही थी। एक दिन अवधेश जी ने निशांत से कहा, बेटा, मेरे चश्मे का पावर बढ़ गया है, मुझे एक नया चश्मा ला दो। आप लोगों के खर्चे तो ख़त्म ही नहीं होते। मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं, जब होंगे तब देख लूँगा। वैसे भी चश्मा पहनकर कौन सा आपको ड्राइविंग करना है, रहेंगे तो घर में ही ना, निशांत ने कहा। अगले दिन निशांत अपने कमरे में एसी लगवा रहा होता है, जिसे बैठे देख रहे थे अवधेश जी और सविता जी। अब तो सविता जी और अवधेश जी ने निशांत से कुछ कहना ही छोड़ दिया। जो चल रहा था, जैसा चल रहा था, उनको अब कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। एक दिन दोपहर के खाने का समय था। हर दिन खाना बनाने के बाद सविता जी अपना और अवधेश जी का खाना निकाल कर अपने कमरे में ले जाती थी, पर उस दिन जब सविता जी खाना लेकर जा रही थी, तो निशा ने
जानबूझकर उनसे टकराकर उनका सारा खाना गिरा दिया। सविता जी कहने लगीं, ओहो, सारा खाना गिर गया, बहू जरा देख कर चला करो। इस पर निशा गुस्सा होकर कहती है, क्या मतलब, क्या मैं अंधी हूँ, टकराए भी आप और इल्ज़ाम भी मुझ पर लगाएं। वाह मम्मी जी, पर मैंने ऐसा तो नहीं कहा बहू। सविता जी ने कहा, नहीं कहा, पर मैं समझती हूँ। अब जब आपने खाने की बर्बादी कर ही दी है तो आप दोनों को आज खाना नहीं मिलेगा, और जाकर अभी पूरी जगह की सफाई कीजिए। निशा ने कहा, बहू मैंने कोई बर्बादी नहीं की, मैं इसी को उठाकर खा लूँगी। सविता जी ने कहा, अगर इसी खाने को उठाकर खाना है तो मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी, तभी ये खाना मिलेगा, वरना आज दोनों को ही भूखा रहना होगा। निशा ने कहा, शर्त? कैसी शर्त? सविता जी ने पूछा, यहाँ खाने का एक भी कण नहीं गिरा होना चाहिए। सारा खाना उठाने के बाद जो दाल और सब्जी पड़ी रहेगी उसको आप अपनी जीभ से चाट कर खाएंगी, ताकि यहाँ कोई खाना दिखे ही ना, तभी आपको यह खाना खाने दूंगी। निशा ने कहा, बहू आखिर हमने तेरा क्या बिगाड़ा है जो हमें इतना सता रही हो? तू जो कहती है वही करती हूँ, फिर भी तेरा मन नहीं भरता। आखिर तू चाहती क्या है हमसे? सविता जी ने पूछा। चलो अब जब आपने पूछ ही लिया है तो बता ही देती हूँ, मैं इस घर में अकेले रहना चाहती हूँ। जब भी आप दोनों बूढ़ों को अपने इर्द गिर्द घूमते देखती हूँ मेरा खून खौलने लगता है। तो मैं चाहती हूँ या तो आप लोग यहाँ से चले जाइए या मर जाइए। निशा ने कहा। निशा की इस बात से सविता जी अचंभित रह गईं और उन्होंने बिना एक शब्द कहे जमीन पर पड़े दाल सब्जी को चाटने लगीं। उनकी आंखों से लगातार आंसू बहे जा रहे थे और इधर निशा एक मंद मुस्कान लिए इस दृश्य के मजे ले रही थी। आज उन्होंने ऐसी बात निशा के मुँह से सुनी कि वह अवधेश जी को भी कह नहीं सकती, क्योंकि अवधेश जी पहले से ही दिल के मरीज थे। न जाने इस बात का क्या असर पड़ता उन पर। यह सोचते हुए वह जमीन पर से खाने को लेकर अवधेश जी के पास गईं तो देखा उनकी तबीयत पहले से ही खराब है, वह पसीने पसीने हुए जा रहे हैं। उनकी ऐसी हालत देखकर सविता जी ने निशांत को फ़ोन लगाया, पर वो कहाँ कभी अपने मम्मी पापा का फ़ोन उठाता था। जो आज उठाता, फिर आनन फानन में उन्होंने पूजा को बताया, पर उसने भी कुछ प्रतिक्रिया नहीं दी। तो मजबूरन सविता जी अवधेश जी को अकेले ही अस्पताल में दाखिल करवाकर अपनी बेटी पूजा को फ़ोन लगाया। पूजा अपने भैया निशांत को फ़ोन कर कहती है, भैया पापा अस्पताल में हैं, जाओ जल्दी और पैसे जमा करवाओ, माँ अकेली हैं, मैं अभी निकलती हूँ। पैसे अस्पताल? क्या कह रही है तू? पैसों की क्या मैं खेती करता हूँ कि पैसे जमा करा दो? मैं उसे अपने खेत से तोड़ कर दे दूंगा, नहीं है मेरे पास कोई पैसे वैसे, तू जब आएगी तब तू ही दे देना। निशांत ने यह कहकर फ़ोन काट दिया। फिर इधर वो खुशी खुशी घर आता है, क्योंकि उसे पता चल चुका था मम्मी पापा अस्पताल में हैं। पापा को पैसे ना देने से पापा का मरना निश्चित है। पापा के मरते ही पापा का सब कुछ उसका ही होगा। इसी खुशी में वो निशा के लिए झुमके लेकर आया, पर घर आकर निशा के कुछ कहने से पहले ही झुमके निकाल कर निशा को देने लगा, इस बात से अनजान कि पूजा उसी घर में है और वो रंगे हाथों पकड़ा जाता है। फिर पूजा कहती है, पापा के लिए तो पैसे नहीं थे आपके पास, पर झुमके के पैसे हैं। वाह भैया, सुना था शादी के बाद बेटे बदल जाते हैं, पर आज देख भी लिया। भैया मैं भी शादी कर किसी और के घर में गई, पर कभी अपने सास ससुर को अपने माता पिता से कम मान नहीं दिया। और यहाँ आप लोगों ने अपने माता पिता को घर का नौकर बना दिया। इतना ही नहीं, पापा अस्पताल में पड़े उनकी फिक्र नहीं है, और बीवी को झुमके देने के पैसे हैं। छी भैया छी, ऐसे संस्कार तो नहीं दिए हैं हमारे माता पिता ने। बड़ी आई संस्कारों की बातें करने वाली।
मम्मी पापा की इतने दिनों तक जिम्मेदारी किसने ली मैंने। हर वक्त उनका कुछ ना कुछ तो लगा ही रहता है, तो क्या हर वक्त उन्हीं पर पैसे खर्च करते रहूं। हमारा कोई शौक नहीं, मैं तो इनसे छुटकारा पाना चाहता हूँ। एक काम कर, तू ही ले जा इन्हें, निशांत ने कहा। मेरे आने से पहले ही उन दोनों को घर से निकाल देना, पूजा ने कहा। मैं नहीं जाऊंगा कहीं भी। इतने दिन बैठाकर मेरे पैसों से खाया पिया और अब मुझे ही निकाल रहे हैं। मैं भी कोर्ट तक जाऊंगा। मैं भी देखता हूँ इस घर से मुझे कौन निकालता है। चलो निशा अंदर, निशांत ने कहा। यह कहकर जैसे ही निशांत अंदर जाने लगता है तो सविता जी उसे खींचकर एक चाटा लगाकर कहती हैं, रुक नालायक, इतना कुछ करने के बाद भी तेरी आंखों में शर्म नहीं है। आज तेरे पापा तेरी पत्नी की वजह से अस्पताल में भर्ती हैं, पर तुझे जरा सी भी उनकी परवाह नहीं। उस दिन के कांड को मैं उनसे छुपाना चाहती थी, पर उन्होंने खुद अपनी आंखों से सारा कुछ देख लिया और आज नतीजा यह हुआ कि अस्पताल में अपनी ज़िंदगी के साथ जंग लड़ रहे हैं। देखिए मम्मी जी, आप, इससे पहले निशा अपनी बात ख़त्म कर पाती, सविता जी उसे भी एक चाटा लगाकर कहती हैं, तू तो चुप ही रह डायन। तेरे घर के संस्कार ऐसे होते होंगे, पर मेरे घर में कोई किसी से फर्श नहीं चटवाता। अब अगर तुम लोगों को इस घर में रहना है तो मेरी भी एक शर्त माननी पड़ेगी। तुम दोनों को थूक कर चाटना पड़ेगा मेरे सामने और अपनी गलती माननी पड़ेगी। यह सुनकर तुरंत दोनों थूक कर चाटने के लिए तैयार हो गए। तो इस पर पूजा कहती है, ठीक कह रही थी माँ आप, यह लोग स्वार्थ के आगे यह भी करने को तैयार हो जाएंगे। ये हैं ही इतने बेशरम। जैसे ही निशा और निशांत थूकने वाले थे, सविता जी कहती हैं, बस बस, मेरे घर के फर्श को गंदा मत करो, मेरा इरादा बदल गया है। तुम लोग अपना सामान बांधो और निकलो यहाँ से। हम इतने दिनों तक तुम लोगों के मोह में बंधकर तुम्हारी हर ज्यादती सह रहे थे, पर अब जब वो मोह ही नहीं रहा तो फिर तो तुम्हारा हमारे जीवन में अहमियत ही खत्म हो गई। निकल जाओ यहाँ से और हमारे मरने की खबर पाकर भी यहाँ मत आना। आशा करती हूँ हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद दोस्तों।